अगर 128 ही हमें एप्लीकेबल नहीं है तो ऑब्वियसली हमें वो उसी केस में हमें एक नोटिस दे देंगे और रिजेक्ट कर देंगे एसपीएल 07 देके। तो ये सब कहानी है, जब मैटर आएगा देन तब पता लगेगा आखिर हो क्या रहा है। लोग सभी ने पार्ट भी लिया उस डिस्कशन और वो वीडियो यूट्यूब में भी अपलोडेड है, लेकिन अब इसको हम लोग सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, फिर से पढ़ रहे हैं उसको और देखते हैं कुछ नया मिलता है या नहीं मिलता। तो रूल 164 हम लोग दोबारा पढ़ रहे हैं। रूल 164, प्रोसीजर एंड कंडीशंस फॉर क्लोजर ऑफ प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 128A इन रेस्पेक्ट ऑफ डिमांड्स इशूड अंडर सेक्शन 73। एनी पर्सन हु इज एलिजिबल फॉर वेवर ऑफ इंटरेस्ट, पेनल्टी और बोथ। अच्छा, इसमें इंटरेस्ट पेनल्टी का वेवर है, किस चीज का वेवर नहीं है? लेट फी और टैक्स। लेट फीस का वेवर नहीं है। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं, और टैक्स का भी लिखो, नो वेवर ऑफ लेट फीस एंड टैक्स भी कर दूं क्या? हाँ ओके, नो वेवर ऑफ लेट फीस एंड टैक्स। हाँ सही बात है, सबका विश्वास स्कीम आया था उसमें 50% वेवर ऑफ टैक्स का भी था, उसमें वो भी नहीं। अब इसमें 100% टैक्स आपको देना है। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी नोटिस में सेक्शन 73 के नोटिस या ऑर्डर में लेट फीस भी हो तो और टैक्स का अमाउंट भी हो, इंटरेस्ट भी और पेनल्टी भी हो, तो इसका मतलब टैक्स और लेट फीस देना होगा तभी इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर मिलेगा। यस और नो? हेलो? यस सर। So to that extent of tax, yes, but surprisingly 73 notice cannot be issued to recover late fee. Is it? Yes, because when we read the text of 73, it only says that the officer can collect tax that is short paid or not paid, ITC wrongfully availed or ITC wrongfully utilized, refund wrongfully obtained, along with interest, along with penalty. But 73 does not talk about late fee at all. फिर लेट फीस की रिकवरी कैसे होगी? So 47 only levies it and it directly goes into recovery. 73 does not, if an officer issues 73 notice, that is without authority. So how will the opportunity of being heard will be given? They ought to have included in 73. That is where we are of the opinion that no late fee can be recovered in the absence of recovery provisions. Okay, चलिए। अच्छा, फिलहाल सर मेरे हम लोग के पास जो नोटिस आती है मैक्सिमम 73 में वो नीचे लिखते हैं 125 या लेट फी के लिए लिखते हैं 147 में। ठीक है, चलिए ये हम लोग ना बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी मान के चलते हैं कि 73 में है, क्योंकि वो तो एक बड़ा डिफरेंट पॉइंट है जहां पर सिर्फ इंटरेस्ट है। तो क्या वो 73 या 74 से रिकवर होगा? हमारा मानना है यस, हो सकता है। लेकिन फिलहाल एक बार इस पे फोकस करते हैं कि 73 में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो बात की बात है, वी कैन डिस्कस। लेकिन फिलहाल ये है कि अगर सेक्शन 73 के नोटिस में टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी और लेट फीस भी है तो आपको टैक्स और लेट फीस जमा करवाना पड़ेगा, तभी जाके आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी का बेनिफिट मिलेगा, वेवर मिलेगा। अब आने वाले समय में दोबारा से अगर लेट फीस का एमनिस्टी स्कीम आने वाला है, क्योंकि लेट फीस का एमनिस्टी स्कीम कई बार आया है, तो अगर ये दोबारा बाई चांस आ गया और लेट फीस बहुत ज्यादा हो गया तो आपको इसमें स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा कि वेदर इससे आपको, इस स्कीम में आने से आपको फायदा है या आगे। तो any person who is eligible for waiver of interest, penalty or both in respect of a notice or statement mentioned in clause A यानी कि DRC 01 and not DRC 07 may file an application electronically in SPL 01 on the common portal providing the details of the said notice वगैरह वगैरह। और आपने जो पेमेंट किया है DRC 03 से वो भी यहाँ पर होना। अब कल एक क्वेश्चन आया था, अच्छा ये पढ़ लेते हैं फिर वो कल वाला क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। एनी पर्सन हु इज एलिजिबल फॉर वेवर इन ऑर्डर क्लॉज बी DRC 07 आ गया, APL 04 नहीं है। क्लॉज सी में APL 04 यानी फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने ऑर्डर पास कर दिया, ट्रिब्यूनल ऑर्डर नहीं है। मे फाइल एन एप्लीकेशन APL 02 प्रोवाइडिंग द डिटेल्स ऑफ द पेमेंट मेड। अब DRC 07 अगर आ जाता है तो पे टैक्स बाय डिमांड, वहां से आपको पेमेंट करना है। अगर आपने वहां से पेमेंट नहीं किया है और अगर आपने DRC 03 से पेमेंट किया है, provided the payment towards such tax payment shall be made only by crediting the amount in electronic liability register against the debit entry created by the said order, pay by demand and not DRC 03. Again, provided further that if the payment towards such tax demanded has been made through DRC 03, an application in DRC 03 as prescribed in Rule 142(2)(b shall be filed by the said person for the credit of the said amount वगैरह, और SPL 02 में आपको
के साथ बिफोर फाइलिंग एसपीएल 02 ये वाला डीआरसी 03 आपको अप्लाई भी कर। तो गोपाल जी एक सवाल कर रहे थे कि अगर आपने जीएसटीआर 3B से पेमेंट कर दिया, देखिए 17-18 का पेमेंट 18-19 में, 18-19 का पेमेंट 19-20 और 20-21 का पेमेंट आपका, अगर ये जो कट ऑफ डेट है 30 सितंबर, आज के डेट में 30 नवंबर है, उससे पहले अगर पेमेंट है देन ऑलवेज यू कैन एडजस्ट विद 3B। लेकिन उस कट ऑफ डेट के बाद अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए 17-18 का पेमेंट आपको करना है इस कट ऑफ डेट के बाद, तो आपको जब भी पेमेंट करना है डीआरसी 03 से करना, करेक्ट है। लेकिन कुछ लोगों ने इसको डीआरसी 03 से नहीं पे करके 3B से पेमेंट कर दिया। नाउ कैन यू टेक द बेनिफिट? सर डेबिट नोट था ना, ये डेबिट नोट तो एनी टाइम कैन बी गिवन। और सर ये हमने पेमेंट किया है 23-24 में। और ये डेबिट नोट का था ना आपका तो? अच्छा, मतलब हाँ, कौन डेबिट किस ईयर का था ये? 17-18 का सर वो रेट डिफरेंस के ऊपर इश्यू आया था, तो सामने वाला क्रेडिट हाँ, मांगता। रेट डिफरेंस रेट हाँ, सर रेट 18% क्रेडिट चाहता होगा, क्रेडिट मांगता होगा। हाँ तो सर जीएसटी 18% होना था, हमने 5% किया, तो 13% का सप्लायर को हमने डेबिट नोट इशू कर दिया। तो इसका नोटिस आया होगा? सर नोटिस आने के बाद ही किया हमने। वैलिड है सर, इसमें गलत नहीं है। डेबिट नोट तो एनी टाइम सेक्शन 16 भी बोलता है ना, उसके बाद अमेंडमेंट हुआ था ना। हाँ, लेकिन मैं ये देखना चाह रहा हूँ, ये डेबिट नोट से आपने 13% का डिफरेंस पेमेंट कर दिया, करेक्ट है। तो ये डेबिट नोट में कुछ लिखा हुआ था कि ये 17-18 का डिफरेंस है, या फिर शोकॉज नोटिस के कारण हम लोग, नहीं इसमें तो नहीं लिखा हुआ, नहीं ये तो सर, आप ये शोकॉज नोटिस में आया था, फिर ऑर्डर जो आया उसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया और सेट असाइड करके अभी खाली इंटरेस्ट और पेनल्टी का डिमांड किया। ऑफिसर ने एक्सेप्ट करके सेट ऑफ भी कर दिया। अच्छा, तो अभी अपील स्टेज में खाली पेनल्टी है और अमाउंट भी सर बहुत 2 करोड़ का है। तो अब खाली सर मैं देख रहा था 3A का जो फॉर्म है उसमें क्या है ना, ऑटो पॉपअप दिखा रहा है। ऑटो पॉपअप आपको DRC 03 का नंबर डालना होगा, उसमें ऑटो पॉपअप होके सारा डाटा आ जाएगा। हाँ तो ठीक है, चैलेंज अब वहीं पे होगा कि मैं अगर अब वहां पे मेरे पास DRC 03 नहीं है तो ये टेक्निकली मैं वो फॉर्म फाइल ही नहीं कर पाऊंगा। करेक्ट। सर ये एक सर क्वेश्चन और है सर। ये चैलेंज आएगा। क्या उपाय है, क्या कर सकते? DRC 03 ये मैन्युअल फाइल कर दो। अच्छा एक बात बताइए आप, अगर सर। 73 का नोटिस, मान लीजिए इंस्पेक्शन हुआ, INS 01 इशू हो गया, या ऑडिट हुआ, ऑडिट के समय आपने सारे टैक्स पे कर दिए लेकिन इंटरेस्ट और पेनल्टी पेमेंट नहीं किया, अब जब 73 का नोटिस आता है तो सिर्फ इंटरेस्ट और पेनल्टी के लिए ही आता है, करेक्ट? तो ये टैक्स तो आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं। हेलो, हाँ तो सर अगर DRC से 03 से किए हैं तो वो मिल जाएगा बेनिफिट। ओके, तो अगर आपने ये DRC 03 से किया है तो ये मिल जाएगा, लेकिन अगर 3B से किया है, हाँ तो वही चैलेंज आएगा सर, वो टेक्निकल चैलेंज आएगा और फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेगा ऑनलाइन। SPL ऑनलाइन फॉर्म 02। एक्सेप्ट नहीं। यस सर। तो देयर इज नो मैकेनिज्म ओनली ना। सर एक और केस है, हाँ, जैसे कैश पेमेंट का जो हमने किया 3B से लेट डिले फाइलिंग से, उसका इंटरेस्ट के लिए सेपरेट अलग से 73 में नोटिस आया मुझे, ओनली इंटरेस्ट के लिए। ठीक है। अब उसको कैसे ट्रीट करेंगे वो? मान लीजिए आपने 3B लेट फाइल करते रहे और सिर्फ उस हाँ। इंटरेस्ट का आया, सिर्फ इंटरेस्ट का। अब कैसे होगा? कल ऐसा केस आया है मेरे पास सर। तो वही सेम, ये भी वही सेम मैटर है, मैं टैक्स सारा पे कर रहा हूँ 3B के थ्रू, हम्म। तो ये भी सर वही सेम मैटर ही। तो हम लोग क्या 3B करते हैं, is the इसमें challenge। इसमें लिख देते हैं, व्हाट पेमेंट ऑफ टैक्स इज मेड बाय STR PB। तो इसमें एक चीज देखना होगा कि वो जब वो जो 3A है वो अगर चालान का रेफरेंस नंबर ले लेता है। Also one more case sir, adjustment of pre-deposit. इसमें क्या होता है भाई, डिपॉजिट में क्या हुआ, पोजीशन क्या है? कैसे एडजस्ट कर रहे हैं? जब अपील में गए थे आप, हाँ तो आपने 10% ऑलरेडी जमा कर चुके होंगे आप। ठीक सर, अब जब 10% जमा कर चुके, अब आपको सिर्फ 90% ही जमा करना है। ठीक है। लेकिन ये तो मुझे लगता है हो जाना चाहिए। क्यों मैं कह रहा हूं कि ये बाय डिमांड में आप जाएंगे तो उसमें 10% जो आप ऑलरेडी जमा कर चुके होंगे, बैलेंस तो 90% ही नजर आ रहा होगा। हेलो, ओके ओके, देख लेते सर प्रैक्टिकली। नहीं बाकी लोगों को किसी को याद है? सर नहीं लाइबिलिटी सर, रजिस्टर में तो अब 90% ही होगा ना। 90% ही रहता है बैलेंस अमाउंट। लाइबिलिटी में 90 आता है क्या? हाँ, 10% हाँ, आप कर चुके हैं तो बैलेंस 90% बचा होगा। बैलेंस ही अच्छा। रहता है सर वो। यस। तब तो फिर ठीक है, तब तो अच्छा एक इशू और आ गया, व्हाट इफ डिपार्टमेंट हैज मेड रिकवरी बाय ईदर फ्रॉम बैंक और रिवर्सिंग
आईटी और ये भी एक स्टेट 73 में ब्लॉकेज का तो कोई मतलब नहीं बनता, ब्लॉकेज ऑफ आईटीसी का, लेकिन ये है व्हाट इफ डिपार्टमेंट हैज मेड रिकवरी। रिफंड तो नहीं मिलेगा ना सर? नहीं, डिपार्टमेंट ने सिर्फ टैक्स का रिकवरी किया है, इंटरेस्ट और पेनल्टी का रिकवरी नहीं किया है। अब इंटरेस्ट और पेनल्टी आपसे और मांग रहा है, फिर क्या करेंगे, कैसे इसका होगा? तो वो तो इसमें कवर हो जाएगा ना, टैक्स तो पे कर ही दिया है। करेक्ट, कवर हो जाएगा, लेकिन वो कह रहा है डीआरसी 03 या पे बाय डिमांड। तो आप 3B से अगर पेमेंट कर रहे हैं, नहीं, रिकवरी में कैसे पेमेंट किया? मान ली बैंक्स के थ्रू रिकवरी हो गई है और वो पे बाय डिमांड में एडजस्ट नहीं हुआ है। मतलब बैंक के थ्रू रिकवरी, मतलब DRC 03 से नहीं हुई है? सर नहीं, 1340 है वो सर है ना, वो एडजस्ट हो जाता है लेजर में पैसा। मैं आपको एक केस बताता हूँ जो हमारे साथ हो रहा है। ए के अगेंस्ट ऑर्डर इशू हो गया, रिकवरी बी से कर लिया। हाँ बराबर है ना, पावर रिकवरी में। तो अगर ये बी से रिकवरी कर रहा तो क्या इसका ऑर्डर में वो नील कर देते हैं क्या? यस सर, लायबिलिटी को जीरो कर देते हैं वो तो। अच्छा, ये कर देते हैं, तब हाँ, कर वो देते हैं, पोस्टिंग तब करते हैं, वो डेबिट एंट्री का हम्म। एक डेबिट एंट्री पोस्ट करता है वो। अच्छा चलिए, अगर मान लीजिए मैं बैंक में लियन लगाया हुआ, रिकवरी नहीं हुई है, अब मैं इस स्कीम का बेनिफिट लेना चाहता हूं, तो मैं चाह रहा हूं भैया पैसे तो खाली रिलीज करो, तब तो मैं पे करके इसका बेनिफिट लूंगा। आपने लियन भी लगा रखा है, तो क्या वो रिलीज करेंगे? दूसरा, कई केसेस आप लोग फेस कर रहे होंगे, एक केस है हमारे पास जहां पर, सर हाँ, इस केस में सर ना हम लोग प्री डिपोजिट जमा करते हैं एडिशनल ट्रिब्यूनल के लिए, और वो अटैचमेंट हट जाता है बैंक से। अच्छा, लायबिलिटी में जाके वहाँ पे एट डिमांड में हम लोग 20% जमा कर दिए, 10+10, उसका वो लोग हटा देते हैं अंडरटेकिंग देने के बाद। ओके ओके, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये बैंक से रिवर्सिंग आईटीसी ये सब का भी अगर केसेस आता है तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। अन्वेष जी, डू यू हैव एनीथिंग टू से ऑन दीज पॉइंट्स? Yes, sir. That is as far as the second point is concerned. What if demand is issued under Section 73 only for interest for late filing of under 3B? हाँ, I am of the considered view that amnesty scheme cannot be taken okay. because the wording of Section 128A जो उन्होंने लिखा है, हम्म, तो वो it starts with the triggering point कि अगर क्या हुआ तो 128A enable होता है. So here it starts with where any amount of tax is payable by a person chargeable with tax in accordance with a notice. So they are not saying that tax is payable in accordance with law. They are saying a tax is payable by a person chargeable with tax in accordance with a notice issued under subsection 73(1). So unless tax is payable, if for only interest is payable, then 128A is not invocable. बस सर बट ये भी सर, टैक्स की डिमांड होनी चाहिए नोटिस में। क्या चीज? Yes. टैक्स की डिमांड होनी चाहिए, क्योंकि मेरे केस में ऐसा है 16(4) वाले में कि मेरे क्लाइंट ने सप्लायर को 180 डेज के आफ्टर पेमेंट किया है, तो उसका इंटरेस्ट का मेरे को 12 लाख की नोटिस आई है, और खाली इंटरेस्ट की, क्योंकि 300 दिन के अंदर तो पेमेंट हो ही गया है, तो उसमें टैक्स की डिमांड नहीं है, वहां पे भी दिक्कत है। नहीं सर, अभी जैसे हम लोग ऑडिट में जमा करते हैं, जैसे हम लोग ने डिस्कस किया DRC 03 से, उसके बाद वो इंटरेस्ट रह गया ओनली, तो फिर वो कवर नहीं करेगा सर? बताइए अन्वेष जी। Sir, I just lost the question. अनिमेश फिर से पूछो। ड्यूरिंग द ऑडिट हमने DRC 03 से वॉलेंटरी टैक्स डिपॉजिट कर दिया, इंटरेस्ट डिपॉजिट नहीं किया। वन इंटरेस्ट के लिए DRC 01 आया, फिर हम लोग को 1 हो गया। Yes. वन ऑडिट, इसमें टैक्स का पेमेंट कर दिया, इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया, वो 73 का नोटिस इशू कर रहा हूं ओनली फॉर इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। Not invocable, sir, because a very carefully reading it says where any amount of tax is payable by a person chargeable with tax in accordance with a notice. So unless a tax is payable in accordance with the notice, or if only interest is payable, if only penalty is payable, 128A cannot be invoked. तो ये तो लिटिगेशन हो जाएगा सर। Sir, one more school of thought says that where any tax is paid, there is no interest and penalty. We will take a standard. Tax is already paid. That's why allow us the benefit of interest and penalty waiver. Sir, rule, but it is allowing that you can adjust with DRC 03 to 3A. So, but there is no restriction that the DRC 03 has to be after 1st of November. हाँ, So पहले can we take that advantage? क्योंकि DRC सर रूल में तो क्लियरली बोल रहा है ना, DRC 03 को आप 3A से एडजस्ट कर दो। नहीं, अगर हम लोग इस तरह से इंटरप्रेट करें कि 73 में जब तक टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी तीनों ना हो
तब तक आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते। इट मीन्स दैट अच्छा। दोज पर्सन हु आर ऑलरेडी पेड द टैक्स दे आर इन डिसएडवांटेज पोजिशन। इट ऑल्सो वायलेट्स द आर्टिकल 14 ऑफ द इक्वालिटी। यस सर। तो आप अगर इस तरह से अगर इंटरप्रिटेशन इसका लिया जाए कि नहीं टैक्स इज पेबल, वो हाँ नोटिस में लिखा टैक्स वाज पेबल। इनफैक्ट अगर आप टैक्स ऑलरेडी पे कर दिए, ऑडिट आया टैक्स ऑलरेडी पे कर दिए, तो आपको अगर बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है तो अगेन इट इज ऐसा लग रहा है कि ये हम बहुत ज्यादा अगेन आई विल से कंजर्वेटिव इंटरप्रिटेशन। जी, इस सर, पर तरीके ये से मोटिव जो नहीं सर है। जेन्युइन टैक्स पेयर है उसको तो लॉस होगा फिर, जो पे कर चुका है। हाँ, या फिर जिसने ऑडिट के बाद ही पे कर दिया, इंटरेस्ट और पेनल्टी पे नहीं किया, तो उसको भी लॉस। जी जी। अभी 90-20 में एवरी नोटिस में ऑफिसर ने इंटरेस्ट पेनल्टी इशू किया है, हमने टैक्स डिपॉजिट कर दिया उसी टाइम में, स्क्रूटनी के टाइम में। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप जब 90 देखेंगे, मान लीजिए मैंने ऑडिट हुआ, ऑडिट के तुरंत बाद मैंने टैक्स का पेमेंट कर दिया, इंटरेस्ट और पेनल्टी का पेमेंट नहीं किया, करेक्ट है ना? क्या मेरा पेनल्टी सेक्शन 73 में वो वेव करेगा? आई हैव पेड ओनली टैक्स, नॉट पेड इंटरेस्ट और पेनल्टी, कैन माई पेनल्टी बी वेव? नो। नो सर। फिर वो क्या करता है, टैक्स का अमाउंट 100 लिखता है इस नोटिस में, इंटरेस्ट जो भी कंप्यूट करना है सेक्शन 50 में वो कंप्यूट करता है, और फिर वो पेनल्टी भले ये 0 हो चुका है फिर भी वो पेनल्टी कैलकुलेट करता है 10% ऑफ टैक्स और ₹10,000 विच एवर इज हायर, करेक्ट है? यस सर। यस सर। अब पेनल्टी कैसे कंप्यूट कर लिया फिर? तो व्हाट आई मतलब जो मुझे समझ में आ रहा, वेर एनी अमाउंट ऑफ टैक्स इज पेबल बाय पर्सन चार्जेबल विद टैक्स, तो नोटिस में टैक्स लिखा होना चाहिए, ऑर्डर में टैक्स पेबल होना चाहिए, तभी जाके मान लीजिए ये एपी ऑर्डर आया, हमने 10% जमा कर दिया, फिर तो बचा 90% ही। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करे तो फिर क्या मुझे 90% ही बचा, तो मैं उसी हिसाब से बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी प्री डिपॉजिटेड 10% और आई हैव प्री डिपॉजिटेड। देखिए ऐसा भी एक केस हुआ, मैं आपको बताता हूं। शोकॉज नोटिस आया, ऑर्डर आया, ऑर्डर के 90 डेज के 3 मंथ्स के अंदर मुझे अपील में जाना है, आई फाइल्ड APL 02, लेकिन अफसर ने क्या किया, और आपने केस किया भी होगा, इसी 3 महीने के दौरान पूरा का पूरा ITC से रिकवरी कर लिया, रिवर्स मार दिया। जैसे ही रिवर्स मारा, जब मैं APL 01 फाइल करने गया तो बोलता 10% आपको जमा करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 100% रिकवरी हो चुकी है। अब क्या होगा? यस सर, वो नहीं, वहाँ पे डिमांड नहीं लेता है, वहाँ पे ऑलरेडी डिपॉजिट दिखाता है। ऑलरेडी APL 01 डिपॉजिट के दिखाता फॉर्म में, APL फॉर्म जो 1 होता है APL 1 में, वो नीचे पे वहाँ डिमांड 0 हो जाता है, फिर जीरो हो डिपॉजिट जाता है। डिमांड। यस। मुझे एक बात बताइए सर, हाँ, अपील किया आप 3 महीने बाद बीत गया तब जा रहे थे, 3 महीने के अंदर ही जा रहे थे। 3 महीने के अंदर जा रहे थे, तो क्या जो उसने ऑर्डर किया या कोई ऑर्डर किया उसमें लिखा था कि 30 दिन के अंदर ही आपको अपील करना है या वसूली है, या आपको याद नहीं है राजेश जी, बस इतना याद है। लेकिन अगर किसी भी स्थिति में अगर ये लिखा हुआ नहीं है कि आपको 30 ही दिन के अंदर ये करना है, उसके कारण लिखे हों, तब तो ठीक है, नहीं तो फिर वो 3 महीने के अंदर रिकवरी अगर करते हैं तो बियॉन्ड द लॉ है। नहीं ठीक है, वो तो बात। ठीक, अब हम अपील में जा रहे हैं और अपील से हमारा छूट भी जाए या जो भी है, हमको हर कंडीशन में उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि अभी 3 महीने बीते नहीं है ब्याज के। करेक्ट, ठीक है। अभी फिर MST जो स्कीम में अभी कैसे APL जो इंटरप्रिटेशन में शुरू से करता था और आप सहमत नहीं थे, अभी उन्होंने कहा कि 73 की नोटिस तभी दी जा सकती है जब टैक्स ड्यू हो, इंटरेस्ट ड्यू ना हो। अभी किसी ने कहा थोड़ी देर पहले ही, और आप ये कहते हैं कि 73 की नोटिस दी जा सकती है ब्याज की वसूली के लिए भी, करेक्ट? ठीक है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। आज अब मेरा ये कहना है कि आज के डेट में आपने 100 रुपए का ब्याज नोटिस में दे दिया, 73 दे दिया, 73 दे दिया, और मैं अपील में चला गया। हाँ अपील डिसाइड हुई 4 साल बाद हाँ और मेरे अगेंस्ट हो गई। मैंने 100 रुपए ब्याज के जमा कर दिए, क्योंकि उसने DRC 07 में वही दिया था, ठीक? तो क्या जो 3 साल समय बीत गया एक्स्ट्रा, 4 साल बाद डिसाइड हुई, क्या उसका ब्याज माफ हो जाएगा? नहीं होगा, राजेश जी, इसलिए कि ब्याज हमेशा बढ़ता रहेगा। राजेश जी, इसलिए 73 में ब्याज की नोटिस नहीं दी जा सकती। राजेश जी जी। अभी इसी में रहिए ना, 164 में ही रहना हम लोग, उसके बाहर नहीं। 73 में क्या होना चाहिए, रिकवरी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उस पर नहीं रहेंगे।
अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये मुझे इस 128A का बेनिफिट मिलेगा या नहीं। मिलेगा सर, जो मैंने जमा नहीं किया उसका मिलेगा। और अगर अगर मेरे अपील का टाइम है और गवर्नमेंट ने जबरदस्ती रिकवरी कर लिया तो भी मिलेगा। ठीक है, ठीक है। अब कहानी ये है, अच्छा, एनी पर्सन इज एलिजिबल, तो एलिजिबल का मतलब एज पर सेक्शन 128A होगा फॉर वेवर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पेनल्टी। अगर 128A ही हमें एप्लीकेबल नहीं है तो ऑब्वियसली हमें वो उसी केस में हमें एक नोटिस दे देंगे और रिजेक्ट कर देंगे SPL 07 देके। तो ये सब कहानी है, जब मैटर आएगा देन तब पता लगेगा आखिर हो क्या रहा है। तो सर चलिए, एक अच्छा सर, फोरम एक चीज में और बताइए, यहाँ एनी पर्सन क्यों लिखा है? नहीं ठीक, तो एनी पर्सन एलिजिबल भी तो लिखा है, तो फिर हम लोग अरे यहाँ सर एक बात बताइए, 73 या 74 या जो भी है वो 73 है तो एनी पर्सन कैसे हो सकता है? क्या अनरजिस्टर्ड भी एनी पर्सन वहां आ जाएगा? नहीं उस पर तो लागू ही नहीं होता वो। ठीक ठीक ठीक, आगे आगे चलते हैं राजेश जी। खाली एक एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। सर एक फोरम में बता रहे थे कि आप वॉल्यूंटरली 100 रुपया पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि अगर आपका फॉर्म को एक्सेप्ट करवाना है तो वॉल्यूंटरली 100 रुपया पेमेंट करके फिर आप इसको अप्लाई कर दीजिए, तो आपका वो जो पेबल वाला चक्कर खत्म हो जाए। आप बोलिए कि मेरा एक 100 रुपये का टैक्स रह गया था। आइडिया तो अच्छा है। मान मतलब लिया ये आपने एक, 3D से पेमेंट कर दिया हाँ और अब आप ये फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, तो वॉलंटरली आप DRC 03 से 100 रुपीज पे कर दीजिए, तो जी कम से सर, कम फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। जब फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा तब शो यस, नोटिस के वक्त यू कैन शो दैट हाँ, दिस हैज बीन पेड थ्रू 3B। माने एटलीस्ट सर मेरा केस एक्सेप्ट हो जाएगा और मैं हियरिंग पे जा पाऊंगा, माने फॉर्म टेक्निकली एक्सेप्ट हो जाएगा। और सर ये आइडिया सीए जतीन सर ने दिया था। अरे वाह। ये क्या कहना चाह रहे हैं सर, मैं समझा नहीं। सर अगर DRC 03 से पेमेंट अगर हो रहा है या पे बाय डिमांड से पेमेंट हो रहा है, तभी वो फॉर्म यहाँ पर, मतलब ये फॉर्म एक्सेप्ट होगा। लेकिन अगर आपने 3B से पेमेंट कर दिया, पहले ही पेमेंट कर दिया, या ऑडिट के वक्त ही पेमेंट कर दिया, इंस्पेक्शन के वक्त ही पेमेंट, यानी कि शो कॉज नोटिस इशू करने से पहले ही अगर आपने पेमेंट कर दिया है बाय 3B, नॉट बाय DRC 03, तब आप फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं होगा, क्योंकि फॉर्म में लिखा हुआ है DRC 03 से ही पेमेंट, मतलब फॉर्म किस तरह से पेमेंट हुआ वो लिखा हुआ है। अगर उस तरह से पेमेंट नहीं हो रहा है तो वो फॉर्म एक्सेप्ट कैसे होगा? अगर आपने 3B से पेमेंट किया है तो बोल रहा है कि वॉलंटरली आप आज के डेट में DRC जी से पेमेंट कर दीजिए ताकि वो फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए। लेकिन राजेश जी, माने गोपाल जी, एक बात बताइए, मान लीजिए आपका टैक्स डिमांडेड आप कह रहे हैं 2 करोड़ रुपया है, करेक्ट? आप DRC 03 से फॉर्म एक्सेप्ट करवाने के लिए 100 रुपीज जमा करवा देते हैं, करेक्ट? बैलेंस तो अभी भी पड़ा हुआ 1 पॉइंट समथिंग, तो वो तो नलिफाई हो गया ना। कैसे? सर उन्होंने टैक्स ऑलरेडी भरा है, इंटरेस्ट पेड नहीं है, खाली डिमांड तो मेरा एज पर ऑर्डर तो मेरा खाली इंटरेस्ट और पेनल्टी इंटरेस्ट का है। ही पेंडिंग है सर। अच्छा, ओके ओके। क्योंकि सर ये जो स्पेशल फॉर्म आएगा ये मेरा DRC 07 से लिंक नहीं रहेगा। What if payment of tax is made by DRC 03 and SCN is issued only for interest and penalty? यही कह रहे हैं? हेलो? यस यस सर, यस सर। तो अगर यही है तो फिर DRC 03 से आप 100 रुपीज पेमेंट कर दीजिए और ताकि फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है। और इस केस में क्या होगा? व्हाट इफ डिमांड इज, यहां भी वही करे फिर? तो सभी जगह कर सकते हैं ये, माने फॉर्म को एक्सेप्ट करवाने के लिए। आइडिया अच्छा है। और किसी को कुछ इसमें कहना है? DRC 03 से थोड़ा सा पेमेंट कर दीजिए 100 रुपीज और फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए, देन यू कैन फाइट योर केस। एनीवन? सेम कैन बी विद दैट आल्सो ना सर, जो डेबिट नोट किया है वही हाँ हाँ सर, उसमें भी सब में अप्लाई होगा ये। सब में कर दो, बात खत्म हो जाएगी। चलिए ठीक है। पर मुझे लगता है कि इसमें रिप्रेजेंटेशन हुआ है तो क्लैरिफिकेशन आएगा कुछ ना कुछ। कोई सर्कुलर आना चाहिए, है ना? हाँ आएगा क्लैरिफिकेशन, डेफिनेटली आएगा। रिप्रेजेंटेशन का कुछ मैटर मिला, कौन सा रिप्रेजेंटेशन हुआ है? आइए 3 और 4 पढ़ लेते हैं। अब 73 में, अच्छा ये तो हम लोग ने पढ़ लिया कि अगर सिर्फ इंटरेस्ट और पेनल्टी का नोटिस है, सिर्फ 3B से पेमेंट हुआ है, स्टेटस ऑफ प्री डिपॉजिट क्या होगा। ये 3 और 4 देखिए क्या कहता है। इफ 73 notice contains many issues like RCM payment, difference in 2A versus 3B, और 1 versus 3B, there are more than, जैसे ऑडिट होता है, ऑडिट में वो 10-15 इश्यूज निकाल देते हैं, ऑडिट में 10-15 इशू निकाल दिया, फिर शोकॉज नोटिस इशू कर दिया, फिर ऑर्डर इशू कर दिया और 10 इशू। आपको लगता है कि ये 3 इशू में तो मुझे पेमेंट कर देना चाहिए, बाकी 7 इश्यूज में तो आई कैन फाइट,
तो ये 128A read with rule 164 says that you have to pay tax on all 10 issues, then only you can get the benefit. And if the 10 issues contained erroneous refund, तो उसको तो फाइट करना ही पड़ेगा। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 का तो वो आप माइनस कर सकते हैं, बाकी और कोई भी इश्यू के लिए आपको माइनस नहीं कर सकते हैं, आपको फुल टैक्स का पेमेंट करना तभी बेनिफिट मिलेगा। तो ये हम लोग कर चुके थे आपके साथ, मैं 3 और 4 में दोबारा नहीं कर रहा हूं। और डिफरेंट पीरियड्स का है तो भी आपको हर पीरियड का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। 3, 4, 5। अब एनी पर्सन हु विशेस टू फाइल एन एप्लीकेशन under sub rule 1 or 2 may do so within a period of 3 months from the date notified. Date notified is 1st November 2024. Last date of filing will be, इसको मैं ठीक कर देता हूं, 1st फरवरी। अन्मेश, you were saying that? Yes, sir. हाँ, 1st फरवरी होगा, ठीक है। और सब रूल 1 में SPL 01 तो सर 31 मार्च 2025 किस चीज की डेट है? पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए है। ये फाइलिंग ऑफ फॉर्म के लिए नहीं, फॉर्म से ऐसा ना कि फाइलिंग मतलब पेमेंट ऑफ टैक्स के 3 महीने में फाइल करना है, ऐसा कुछ है ना इसमें? ये देखिए, रजिस्टर्ड पर्सन टू whom a notice or statement this of sale has been issued, date up to which payment for the tax payable as per the notice or statement or the order this is as again made for waiver of interest penalty or both under the said set 31st March 20। अब देखिए, आपको एप्लीकेशन देना 1 फरवरी 2025 तक, यही तो लास्ट डेट है। इसके बाद तो आप दे भी नहीं पाएंगे। और 74 को 73 में कन्वर्ट कर दिया गया तो फिर 6 मंथ है फ्रॉम द डेट ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर। अच्छा, SPL 01, SPL 02 shall be accompanied by document evidencing withdrawal of appeal और रिट पिटिशन, तभी एक्सेप्ट होगा। और अगर रिजेक्ट हो जाता है तो रीस्टोर हो जाए। अब हम लोग आगे आते हैं डायरेक्टली। आपको एप्लीकेशन किस में देना है, SPL 1 या SPL 2 में? SPL 03 में वो आपको नोटिस भेज देगा, SPL 04 में रिप्लाई करना है, SPL 05 में वो एक्सेप्ट करेगा। ऐसा भी हो सकता है आपने एप्लीकेशन दिया और डायरेक्ट एक्सेप्ट कर ले। तीसरा केस है, आपने एप्लीकेशन दिया, वो आपको नोटिस भेज रहा है, आपने रिप्लाई किया और वो आपको रिजेक्ट कर रहा है। अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो यू कैन गो फॉर अपील फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, और फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी SPL 06 से वो एक्सेप्ट कर सकते। और अगर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी APL 04 से रिजेक्ट भी कर सकता है, और इसके बाद आप अपील में नहीं जा सकते, फर्दर अपील प्रोहिबिटेड। ये हम लोग एक्सप्लेनेशन कर रहे थे, इसका मैंने कुछ एग्जांपल बनाया, वो देख लेते हैं। डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील टू फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी इज 1 जनवरी 2023। तो आपका ऑर्डर आ गया, उसके अगेंस्ट आप अपील में चले गए फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी में 1 जनवरी 23। आपने सब अब एप्लीकेशन फाइल करने से पहले you have to withdraw the appeal. Date of filing of application withdrawal of appeal, वो 15 नवंबर 2024 को आपने अपील विड्रॉ की। डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ SPL 1 और 2, 1 तो नहीं होगा, सिर्फ 2 ही होगा। along with application of withdrawal of appeal 1st December 2024। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द फाइलिंग। अच्छा, अब आपका SPL 01 में ऑर्डर तभी पास होगा एक्सेप्टेंस का जब आप ऑर्डर ऑफ विड्रॉल दे दे, यानी कि जब आपने विड्रॉ किया, FAA फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी कोई ऑर्डर पास करेगा कि हाँ अपील हैज बीन विड्रॉन, वो आपको ऑर्डर मिला 30। अच्छा, ये फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी कोई ऑर्डर इशू करता है भी है क्या, सिर्फ कोर्ट इशू करते हैं? मुझे तो लगता है कि आपने अपील विड्रॉ कर लिया, एक्नॉलेजमेंट आ गया, विड्रॉ हो गया। क्या कहते हैं आप लोग? सर ऐसा भी होता है ना, अपील रिजेक्ट भी हो जाता है सर। नहीं, विड्रॉल रिजेक्ट कभी नहीं होगा फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का। नहीं, विड्रॉल के लिए तो एप्लीकेशन देना पड़ेगा, रिजेक्ट भी हो जाता है हमारा एप्लीकेशन। किसी को कोई भी आइडिया, जैसे हाई कोर्ट में तो आप अपील ऐसे विड्रॉ नहीं कर सकते, हाई कोर्ट अलाउ करता है तभी आपका अपील माना जाता है विड्रॉ हो गया। लेकिन फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी में आप सिंपल एप्लीकेशन दीजिए, विड्रॉ हो गया। एनी आइडिया? चलिए, तो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फाइलिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ विड्रॉल ऑफ अपील, इसको विड्रॉल ऑफ अपील ये आया कब? 31 जनवरी 20। अब वो SPL 05 जो एक्सेप्टेंस का है या रिजेक्शन का है, वो कब तक कर सकता है? मुझे एक बात बताइए, SPL 05 इशू करने का उसका लास्ट डेट क्या है? SPL 05 इशू करने का लास्ट डेट क्या है? वहां लिखा हुआ है 3 months है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। 4 months सर, 13। देखिए, अगर आपको नोटिस देता, आपको रिप्लाई करने का टाइम दिया तो फिर 3 महीने, अगर डायरेक्ट करता है तो 4 महीने है। In case where notice in SPL 03 has been issued, the proper officer shall issue the order SPL 05 accepting, SPL 07 rejecting within a period of 3 months from the date of receipt of reply of the applicant in SPL 04
or within a period of 4 months from the date of issuance of notice where no reply is received from the applicant. अच्छा, रिप्लाई नहीं मिलता है तो सर सर SPL 02 के लिए टाइम 6 महीना है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। नहीं, अगर 74 अगर 73 में आता है, कन्वर्ट होता है, तब 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर है। सर मैं एक जगह पढ़ा हूँ कि SPL 02 में अगर फाइल हो रहा है सर 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन है। नहीं नहीं 1 के लिए सर 3 मंथ्स है और SPL 2 के लिए 6 मंथ्स है। नहीं नहीं नहीं, मैं दिखला रहा हूँ, ये देखिए, यानी ये 3 मंथ्स है दोनों के लिए, 1 और 2 के लिए। लेकिन अगर 74 इज डीम्ड टू बी 73 तब 6 मंथ है, वरना तो 3 ही महीने। ओके। विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स फाइल किया जा सकता है SPL 01 विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। नहीं, तो सर टैक्स की पेमेंट की ड्यू डेट देना 31 मार्च, क्या लॉजिक बना जो आप SPL 1 1 फेब तक ही फाइल कर सकते हो? मुझे लगता है कोई कट ऑफ डेट लगाया है इन्होंने। आवे सर 128 की लैंग्वेज देख के तो लग रहा है कि एप्लीकेशन से पहले ही फाइल करना है, बट डेट टू डिपॉजिट टैक्स दी हुई है उन्होंने 31 मार्च 2025। दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। अरे ये कर लेते हैं फर्स्ट, ये जो एप्लीकेशन ऑफ विड्रॉल ऑफ अपील और ऑर्डर ऑफ अपील में जो टाइम लिमिट है 1 दिसंबर से 31 जनवरी, यानी कि 2 महीने ये एक्सक्लूड होंगे। तो अगर आपका लास्ट डेट 1 फरवरी 2025 है ऑर्डर पास करने का, तो उसमें 2 महीने और ऐड होके 1 मार्च 2025। एक बात मैं आपको बता रहा हूं जो हमने लास्ट रह गई थी, ये वाला इन केस। अच्छा एक बात बताइए आप, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, मैंने व्हाट्सएप में भी लिख के भेजा था आपको। DRC 07 आ गया और आपका अपील एक्सेप्ट हो गया, मतलब SPL जो एप्लीकेशन है वेवर ऑफ इंटरेस्ट पेनल्टी एक्सेप्ट हो गया, आपके पास SPL 05 आ गया, केस खत्म। यस कमिश्नर रिवीजन ऑर्डर पास कर देता है, आपको कहता है एडिशनल टैक्स आपको देना होगा। अब ये वॉइड हो जाएगा, कब तक? जब तक आप ये एडिशनल टैक्स जमा नहीं करते। दूसरा इशू, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी में आपका पेंडिंग है, आपके पास SPL 05 आ गया, आपने टैक्स जमा कर दिया। अब डिपार्टमेंट फर्दर अपील में जा सकता है, ट्राइब्यूनल जा सकता है। आपने SPL 05 का तो बेनिफिट ले लिया, अब ट्रिब्यूनल बोलता है नहीं नहीं, केस तो आपने बेनिफिट ले लिया, कोई बात नहीं, नाउ लेट अस गो टू ट्रिब्यूनल, और डिपार्टमेंट ट्रिब्यूनल में एक अपील फाइल कर देता। पॉसिबल या नॉट? नहीं, नो नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता है। ये सेटलमेंट वाला स्कीम ही तो है सर, इसके बाद आगे मतलब ही क्या रहा फिर? यही तो डर लग रहा है। लिटिगेट फर्दर करने का मतलब ही नहीं है। अच्छा चलिए पढ़ते हैं, ये 128A का सबसेक्शन 4 है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट where any amount specified under subsection 1 has been paid and the proceedings are deemed to be concluded under the said subsection, no appeal under section 1071 यानी कि आप 1121 यानी कि आप टैक्स पेयर shall lie against an order referred to in clause B or C of this as the case be, correct? अच्छा ये पढ़ते हैं, nothing contained in subsection shall be applicable in respect of cases where an appeal or writ filed, ये भी नहीं, कहाँ पढ़े थे? Provided further that the conclusion of proceeding under this subsection in cases where an application is filed under section department appeal to FA or order or an appeal is filed by the officer of central tax or this or where any proceeding are initiated under section revisional order against an order referred to in clause B or C or against the directions of the appellate authority or appellate tribunal or the court referred to in the first proviso shall be subject to the condition that the said person pays the additional amount of tax payable if any in accordance with the order of the appellate authority or the appellate tribunal or the court or the revisional authority as the case 3 months from the date of the said order. Provided also that such interest penalty has already been paid, no refund of the same shall be available. अब मैं इसको रूल के साथ पढ़ता हूँ। In cases where the taxpayer is required to pay an additional amount of tax liability as per the second proviso to 128A1 departmental appeal, and such additional payment is not made within the time limit specified in the said proviso, the waiver of interest or penalty or both under the said section as per the order issued in SPL 05 or 06, if any, shall become void. डिपार्टमेंट का अपील ऑटो विड्रॉ नहीं हो रहा है, कहिए इस पे अन्वेश। Sir, the entire section 128A has been issued to reduce the litigation from taxpayers, not to reduce the litigation from the department. So if they have chosen to litigate, it is notwithstanding 128A, they will still litigate and we have to pay. मतलब you agree with this ना? Yes, absolutely yes. सर इसमें एक तो सबसे डेंजर चीज है, प्रॉपर ऑफिसर इज रिकवरी ऑफिसर। अच्छा इसमें जो प्रॉपर ऑफिसर क्या कौन है ये हमने लिखा है, तो वो एकदम लास्ट पेज में है। हाँ ये DRC अगर क्लॉज ए का है तो प्रॉपर ऑफिसर
शैल बी द प्रॉपर ऑफिसर, लेकिन अगर क्लॉज बी और सी में है तो आपका ऑफिसर बन जाएगा डिप्टी और असिस्टेंट कमिश्नर। लेकिन इस पे बताइए डिपार्टमेंटल, आप एक बात बताइए, यू वांट, हमने एक यूट्यूब में एक पोल चलाया, उस पोल में हमने लिखा कि वेदर यू विल ऑप्ट फॉर 128A बेनिफिट और नॉट, तो हमने लिखा यस फॉर पीस ऑफ माइंड, नो वी विल लिटिगेट बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। कि मतलब डिपार्टमेंट तो लिटिगेट करना चाह ही रहा है कि आप चलिए आपके तरफ से लिटिगेट करना चाहते हैं, तो जितने भी वोट आए वो सब कहे यस वी विल ऑप्ट फॉर बिकॉज वी नीड पीस ऑफ माइंड। सर एक ट्रायल लेने में क्या जाता है, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो वापस हम तो वहीं पे आ जाएंगे, मेरा डिसमिस तो हो नहीं रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली लेने में कोई दिक्कत नहीं है आपको यस, वापस आई विल बी स्टैंड इन सेम पोजीशन। हाँ, लेकिन कम से कम डिपार्टमेंट लिटिगेट तो ना करे 73 का मैटर, और मुझे लगता है रेयर ऑफ रेयर केसेस में मुझे लगता है लिटिगेट करना चाहेगा, वैसे तो नहीं करेगा, है ना? नहीं, इंटरनली तो वो ऊपर से वो लोग तो इंटरनली सर्कुलर दे रहे होंगे कि आप जितना हो सके उसको फोन करके बुला के सेटल कर दो। क्लोज कर दो, यस। अच्छा, ये अफसर को एक डायरेक्शन मिलेगा। हाँ, जैसे डायरेक्ट टैक्स में भी ऐसा हुआ था सर, विवाद से विश्वास स्कीम आया था तो फोन करके बोल रहे थे कि यू कैन चूज दिस ऑप्शन, क्योंकि उनको खत्म करना है मैटर, पेंडेंसी लेके आगे। सर ऑफिसर सपोर्ट कर रहा है, मेरे को भी बोल रहा है कि आप तो चले जाना इस स्कीम में। कौन सपोर्ट कर रहा है? सर ऑफिसर बोल रहा है कि आप अप्लाई कर देना, मैं लिटिगेशन मत करो, तो वही मेरा खाली बोलना है सर, टेक्निकल इश्यूज आएंगे जो ऑनलाइन फॉर्म में। सही बात। ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है ना, तब जाके अगर उसका केस का देखते मतलब कैसा है, तब जाके ऐसा वाला चूज करेंगे आप जो बोल रहे हो। प्रैक्टिकली देखा जाए सर, बहुत सारे केस पेंडिंग है और उनके पास ऐसा स्टाफ भी नहीं है कॉम्पिटेंट, इसलिए वो लोग भी क्लोज ही करना चाहते हैं, बहुत सारे केसेस पेंडिंग है। अच्छा, एक बात और बताइए, ये फर्स्ट 3 इयर्स के लिए है, 17-18, 18-19, 19-20, क्या 20-21 का भी ऐसा स्कीम आएगा क्या? अभी नहीं आया तो फिर नहीं आएगा, आएगा। It will. देखिए 53rd जीएसटी काउंसिल का हमने पढ़ा, द सेक्रेटरी रिस्पॉन्डेड दैट द डिमांड्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 आर नॉट येट फाइनलाइज्ड, making it challenging to assess the potential benefits of extending the amnesty to that period. He proposed waiting until the finalization of payments and demands for financial year 2021. If necessary, the matter can be reconsidered at later stage. तो 20-21 का जितने भी आपके पास क्लाइंट है, अगर नोटिस पेंडिंग है तो अभी फाइट करते रहिए। वो पेंडेमिक था इसलिए चांसेस मिल सकता है। हाँ, रीजन भी वही है, पेंडेमिक के कारण। अच्छा है, सब पाप धो लाए सब। हमारा सर एक में 10,000 का सिर्फ इंटरेस्ट था, जब चली होते तो इतना सब ताम झाम नहीं करना होता है, अब लेट फीस भी उसमें लग गया 20,000 का। मतलब जो फाइट करता है उसको बेनिफिट मिलता है, जो सीधा साधा आदमी बेचारा सरेंडर कर लेता है उसको मतलब नुकसान ही नुकसान है। अब यहाँ पर मैटर ये फंस रहा है कि अब ऑफिसर के पास जाएगा, अब ऑफिसर जैसे ही उसको एक पेन हिलाना होता है या क्लिक करना होता है तो फिर उसके लिए कीमत मांगता है। ठीक बात है। अच्छा, ये कर लेते हैं हम लोग, ये 16(4) का बेनिफिट कैसे मिलेगा। तो इन्होंने सेक्शन 148 में एक स्पेशल प्रोसीजर ले आए। आपका 16(4) का केस चाहे नोटिस ऑर्डर के स्टेज में पेंडिंग हो, 73 का ऑर्डर हो, 74 का ऑर्डर हो, आप APL 04 का ऑर्डर या रिविजनल ऑर्डर हो, कोई भी हो, आप ये बेनिफिट ले सकते। आपको एक रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल करना है, एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एन ऑर्डर, ये आपको फाइल करना है। जब ये आप फाइल करेंगे तो ये सारा कुछ ऑनलाइन ही होगा, पोर्टल में ही होगा। सर ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल कर दी है तो प्रॉपर ऑफिसर को रेक्टिफिकेशन के लिए फाइल, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, यहाँ पर कुछ लिखा होगा, देखिए, फाइल इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ दिस नोटिफिकेशन। और ये नोटिफिकेशन इशू कब हुआ है? 8 अक्टूबर 2024 को, तो ये हो जाएगा 6 महीने, कितना हो गया? 8 फरवरी 2025। ठीक है, एलबर्ट किया ना मैंने? अप्रैल 8 अक्टूबर में 6 महीने, 10, 6, 16, 12, हाँ अप्रैल हो जाएगा। ठीक है, 8 अप्रैल 2025 तक। Sir, one thing, if I may please add, हाँ, this particular procedure has been issued under section 148. Now, this is only a technical and academic discussion. When we look at section 148, there is no power the government has to prescribe a special procedure for section 161 cases, because 148 is a very general section. There they say that the government has the power to
talk about 4 situations. One is regarding registration, one is regarding payment of taxes, one is regarding administration, and one some other general thing. So they actually don't have the power to talk about rectification under Section 161, a special procedure for rectification. Now, Anmesh, what we interpret like this, whenever there is a beneficial provision, Yes, that is there. हाँ, तो फिर इसमें क्यों हम जाएंगे कि वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और 148 में इतने सारे इन्होंने इशू किए हैं, इंक्लूडिंग दे राइटिंग द वर्ड इंक्लूडिंग। हाँ, तो वो कर सकता है। मतलब अगर इंक्लूडिंग इज ए वेरी वाइड टर्म, इंक्लूडिंग इज बाय वे ऑफ एग्जांपल दोज विद रिगार्ड टू रजिस्ट्रेशन, फर्निशिंग और रिटर्न, पेमेंट ऑफ टैक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन सच पर, दीज आर बाय वे ऑफ एग्जांपल। अदर देन दिस दे कैन इशू। नो, चलिए। Yes. So file electronically on the common portal within a period of 6 months from the date of issuance of this notification application for rectification of an order issued under this. तो पोर्टल में अगर फाइल करना है तो किसके पास जाएगा? The said person shall along with the said applicant upload the information in the performer in annexure A of this notification. The proper officer for carrying out rectification said order shall be the authority who had issued such order, and the said authority shall take a decision on the said applicant shall be the authority who had issued such order. अच्छा, तो ये proper officer आपका jurisdictional officer है, where any rectification is required to be made in the order referred to in paragraph 1 and the said authority has issued a rectified order thereof, then the said authority shall upload a summary of the rectified order electronically in DRC 08, where a rectification of order issued under this and APL 04 in case APL 04 proper officer कैसे issue कर देगा? वही कमिश्नर सर। अच्छा, authority who had issued such order. हाँ, ओके, तो appellate authority भी APL 04 का रेक्टिफिकेशन करेगी। The rectification is required to be made only in respect to demand of such ITC which has been alleged to be wrongly availed। ठीक है, इसी का रेक्टिफिकेशन होगा और किसी। अब ये परफॉर्मा एनेक्सर ए हम लोग को पढ़ लेना है और SPL 01 के फॉर्म्स देख लेना है। हमने फॉर्म्स नहीं, 1 मिनट होल्ड कीजिए। ऐसा करें कि अब नेक्स्ट सेशन में कर लेते हैं हम लोग, है ना? हेलो, हाँ बराबर है सर, कोई बात नहीं। नेक्स्ट सेशन में करते हैं हम लोग, है ना? फॉर्म पढ़ लेंगे। शाम को बैठना है सर, शाम को भी ले लो एक बार सेशन। क्या कह रहे हैं? शाम को भी अगर लेना है ले लो एक आध सेशन, क्योंकि ये तो लंबा लेने वाला है। हाँ, ये बहुत सारे हैं। चलिए शाम को अगर लेते हैं तो कल ही करेंगे। शाम को क्या करेंगे, अब बहुत सारे मेरे पास वो नोट पड़े हुए, उसका भी जवाब लिखना है मेरे को। कल करते हैं हम। कोई बात। चलिए ठीक है, ओके। ओके।